हेलो बच्चों, आज आप सभी के लिए फिर से एक दूसरी वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि कक्षा 10th की मैथ की वीडियो है, जिसके अंदर कक्षा 10th का थर्ड चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन की अच्छी नॉलेज है, जैसे कि अगर किसी चीज़ को आप जानना चाहते हो, किसी काम को करना चाहते हो, पहले उस काम को अच्छे तरीके से जब ही कर सकते हो जब उसके बारे में नॉलेज हो। तब जब आपके लिए नॉलेज ही नहीं रहेगी तो क्या आप उस काम के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं तो नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से करने की। ठीक, पहले चलते हैं चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो चैप्टर रहेगा आपका थर्ड। चैप्टर कौन सा है? थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। जिसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल। इनटू वेरिएबल। देखो कहना क्या चाहता है चैप्टर का अगर हम हिंदी अर्थ समझें तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा? हिंदी अर्थ ये रहेगा कि दो चर वाली रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाले, एक मिनट ध्यान दो देखो बच्चों, दो चर वाले, दो चर वाले। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ध्यान दो, पहले पता होना चाहिए हमें कि चर क्या होता है, उसके बाद मालूम होनी चाहिए हमें कि रैखिक समीकरण क्या होती है। रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब चर की बात करते हैं, पहले चर पर चलते हैं। चर क्या होता है आप सभी जानते हो। चर देखो, ध्यान से देखना एक बार, क्योंकि अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तभी आपके अच्छे तरीके से मतलब याद हो जाएगा। सुनते ही देखते ही याद हो जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मात्र इसी वीडियो में टोटल इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा आपको। चर किसे कहते हैं? आप एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक, अचर क्या होता है? अचर जिसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, वह क्या होता है? उसे अचर बोलते हैं हिंदी में, अचर होता है वह। अब अचर क्या होता है आप सभी जानते हैं, ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी जो कुछ होता है वो अचर होते हैं। और चर के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। चर के लिए क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर के लिए क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अचर के लिए क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसी तरह मेरे साथ साथ बोला करो। मेरे साथ साथ जब बोलोगे आप तो आपको स्वयं खुद ब खुद वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, जब आप अचर और चर दोनों को आप जान चुके हो, ठीक, फिर चलते हैं हम इक्वेशन पर कि रैखिक समीकरण क्या होता है। आपको पावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं पावर की बात करते हैं, इसकी पावर की, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। पावर, पावर का मतलब घात, जिसे हम डिग्री भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री भी कह सकते हैं। अब पावर घात होती क्या है आप ये जानते हो। देखो अभी ये एक्स लिखा हुआ है, अभी इसकी पावर कुछ दिखाई दे रही है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रही। जब इसकी पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर एक है। हम मान नहीं सकते बल्कि इसकी पावर एक है। हम एक को इसको दिखा भी नहीं सकते। इसकी पावर एक है। यहाँ पर बाई लिखा हुआ है, बाई की पावर कितनी है अभी? बाई की पावर अभी आपको इसकी पावर कुछ भी नहीं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं, इसकी पावर एक है। एक कितनी है? इसकी पावर एक है। ठीक, ये तो हमारे किसकी फॉर्म में है? एक वेरिएबल की फॉर्म में है, जिसकी पावर कितनी है? एक है। अगर किसी वेरिएबल की पावर, अगर किसी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा होती है, यहाँ पर एक से ज्यादा होती है और वह लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो बेटा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि हमने लिख लिया 3x² प्लस 4y प्लस 3 और बराबर 0। जब भी बराबर में 0 रहेगा तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। बराबर में 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर बेटा पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर बराबर में 0 नहीं होगा तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक से अधिक पद पॉलिनोमियल कहलाता है।
जिसके अंदर एक से अधिक पद हों वह पॉलिनोमियल कहलाता है। समीकरण के अंदर बराबर में 0 होना जरूरी है। अगर रैखिक समीकरण बनाना चाहते हो तो कभी भी रैखिक समीकरण के अंदर पावर 1 से अधिक नहीं होती है। यहाँ पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ध्यान से देखो, इसे पहचानो, ये क्या है? एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। कभी भी वेरिएबल की पावर 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां भी 1 से अधिक पावर होती है वेरिएबल की, वह द्विघात समीकरण बन जाती है। अगर 2 होती है तो द्विघात समीकरण, 3 होती है तो त्रिघाती समीकरण। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी मात्र रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आपको मात्र रैखिक समीकरण पर ही ध्यान देना है। इसकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तब जाकर ये किसकी फॉर्म में आया है हमारा? अब जाकर ये इक्वेशन एक रैखिक इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन के रूप में आ चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसे देखो और क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके तब बताऊंगा। जब इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या, रैखिक समीकरण क्या होता है। चर आप जान चुके हो, चर क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये सब चर होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिसे हम अचर कहते हैं। ए बी सी हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर देखो क्या है? बराबर सी। ठीक है, अब क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर आपको ए बी और सी जो दिखाई दे रहा है ये होते क्या हैं? ए बी सी क्या बोला गया है? अभी क्या लिख रहा है? कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं? अचर। ए बी सी क्या है? एक कांस्टेंट राशि है, एक अचर है। ठीक, और अगर हम कहने लगे, देखो इसके बेसिक पर चलते हैं, जो कि बच्चा पता है कहाँ कहाँ जाके कमजोरी मतलब उसकी पकड़ में आती है कि अगर उन्हें इन चीज के बारे में जानकारी नहीं होगा, जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में कि x ये लिखा है, x के आगे a लिखा हुआ है, लेकिन इनटू में है, लेकिन x का a है क्या? तो आपका कहना रहेगा कि x का जो गुणांक है, गुणांक बेटा, x का गुणांक, x का गुणांक वो a है। क्या है? a है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे हम इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम पूछने लगे कि y का कोफिशिएंट कौन सा है, तो आप कहोगे कि y का कोफिशिएंट b है। क्या है? b है। c क्या है? आपका कहना होगा कि c एक कांस्टेंट राशि है। क्या है? c एक कांस्टेंट राशि है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है आपसे इतना आपको सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे। ये हटाते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं। हमसे बोला क्या है कि रैखिक समीकरण, लेकिन रैखिक समीकरण का युग्म, अगर हमें युग्म बनाना हो, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना हो, तो युग्म में होता क्या है? आप सभी जानते हो, युग्म जोड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। अभी ये क्या है? एक ही रैखिक समीकरण है। अभी ये मात्र एक ही रैखिक समीकरण है। इसका हमें क्या बनाना हो? पेयर बनाना हो, तो क्या करेंगे? तो करेंगे a1x प्लस प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों इक्वेशनों को कहेंगे कि यह एक रैखिक समीकरण युग्म है। और कितने चर वाली? तो आपका कहना रहेगा 2 चर वाली। अगर एक मिनट ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर यहाँ पर हमने ए का मान 0 ले लिया तो x तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर कितना चर रह जाएगा? फिर मात्र एक ही चर रह जाएगा, बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर a बराबर,
यदि a बराबर जीरो हो तो क्या होगा, फिर हो जाएगा ये आपका बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। क्या ये बताओ ये एक रैखिक समीकरण है? बेटा ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन दो चर वाली नहीं है। अब इसके अंदर मात्र एक ही चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको यहाँ बाई दिखाई दे रहा है, एक ही चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण ये है। हमसे क्वेश्चन के अंदर चैप्टर क्या कहना चाह रहा है? चैप्टर कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब तक कि किसी समीकरण के अंदर दो वेरिएबल्स या दो चर उपस्थित नहीं होंगे, तब तक हम उसको रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। उसके बाद रैखिक समीकरण में पावर हमेशा एक होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा एक होनी चाहिए। पावर रैखिक समीकरण के अंदर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा वो रैखिक समीकरण जाके कहलाएगा। वेरिएबल्स आप जान रहे हो, देखो इधर लिखा हुआ है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। कांस्टेंट जिसे अचर कहते हैं, ए बी सी कांस्टेंट होते हैं। एबीसी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक, अब आपको कहना मतलब होगा, देखो अगर यदि एक ही जगह पर आप कुछ भी रख लो, यहां ले रहे हैं हम 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0। यहां से हम पूछने लग जाएं कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे? आपका कहना रहेगा कि भैया हम जानते हैं, अगर इस रेखा से अगर इससे इसकी कंपैरिजन कराने लगे, तुलना कराने लगे, तो होगा क्या? होगा ये कि a की, देखो x के आगे क्या है? a, तो x के आगे यहाँ कितना है? 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। कोई बात नहीं, आगे ध्यान दो। अगर b की वैल्यू ध्यान दें, b की वैल्यू पर, तो y के आगे क्या है? b है, y का कांस्टेंट, y का कोफिशिएंट क्या होता है? b। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो फिर y का कोफिशिएंट यह 4, y का कोफिशिएंट b, तो कोफिशिएंट की तुलना कोफिशिएंट से करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या बचा? लास्ट में c बचा। c की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने लगे, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। c की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1। ये आज का आपके लिए मात्र इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, अच्छी भी नहीं रहेगा। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन की अच्छी तरीके से। आपका जो इंट्रोडक्शन है, मात्र दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला टॉपिक जो रहेगा, वो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक, इसे हटाते ही कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अगला हटाते हैं, देखो इसे हटाते हैं, अगला टॉपिक बताते हैं कि अगली वीडियो में आपका टॉपिक क्या रहेगा। अगली वीडियो में रहेगा इसी के बारे में, इसी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया जाएगा। अगला टॉपिक रहेगा प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद कॉमा संपाती और समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा। ये आपका अगला टॉपिक रहेगा, प्रतिच्छेद कॉमा संपाती और समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मात्र आज आपके लिए कंडीशन में बाद में बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा अभी आपके लिए इसी वीडियो में कि प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं। देखो आगे देखो, ध्यान दो। आप ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? अभी ये क्या चीज बनी हुई है? आपका कहना रहेगा भैया ये हमें लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम बोलते हैं रेखा। ये बेटा दूसरी रेखा नहीं है, ये रेखा एक लाइन है। कहीं दूसरी रेखा समझ बैठो कि ये दूसरी रेखा है। हम दूसरी रेखा की बात नहीं कर रहे, इस लाइन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इस लाइन का अगर हम नाम दे दें ए और बी, क्या नाम दे दिया? ए बी। ये लाइन कौन सी है? ए बी लाइन है। अगर एक और लाइन ले लें जिसका नाम दे दें हम पी क्यू, क्या नाम दे दें? पी क्यू। अब आपको दिखाई दे रहा होगा
कि ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, तो आपका कहना रहेगा कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्यों बेटा, ये दोनों देखो ए बी रेखा और पी क्यू रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। किस बिंदु पर काट रही हैं, तो इस बिंदु को कह दो कि भैया ये एक्स बिंदु पर काट रही हैं। किस बिंदु पर काट रही हैं सर, ये एक्स बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। दो लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो एक्स है। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। उसके बाद क्या कह रहा है कि समपाती क्या होती है, समपाती क्या होती है, समपाती पर ध्यान दो। देखो उधर यदि आपको फिर से ये एक रेखा दिखाई दे रही होगी कि ये फिर से एक रेखा है, रेखा है। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, समपाती की चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखो, अगर जस्ट इसी के ऊपर एक और लाइन रख दी जाए, ये देखो एक और लाइन रख दी हमने, उस पहले से एक लाइन बनी हुई थी, उसके लाइन के ऊपर एक और लाइन हमने रख दी। अब ये रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी, तो अब ये रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएंगी। कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कहलाएंगी बेटा, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। अब ये समपाती रेखाएं कहलाएंगी। आगे ध्यान दो, उसके बाद ध्यान दो। देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं पर ध्यान दो। देखो यदि कोई एक रेखा, यदि कोई एक रेखा दूसरी रेखा के या दूसरी रेखा से कभी नहीं मिले। देखो ये दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, एक रेखा है पी क्यू, दूसरी रेखा दे रहा है ए बी। पी क्यू रेखा ए बी से कहीं अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो कभी टच होंगी, नहीं होंगी। कहीं कहीं जाकर मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाएं जो कहीं नहीं मिले, ऐसी दो रेखाएं जो कहीं नहीं मिले, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। दोबारा से ध्यान दो। देखो आपने रेल की पटरी देखी होगी, एक एग्जांपल देखो, मैं बताऊं कितना अच्छा एग्जांपल है। कभी रेल, एक ये बताओ, रेल की पटरी के अंदर दो लाइनें होती हैं, कभी वो दो लाइनें मिलती हैं कभी एक दूसरे से, नहीं मिलती हैं। रेल चलती रहती है, सीधे चलती रहती है, जब तक कि पटरी खत्म नहीं हो, उसकी लाइन खत्म नहीं हो। तो वो लाइन कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर लाइनें होती है। यानी कि लाइनों के बीच का डिस्टेंस समान रहना चाहिए। चलो रेल की पटरी आप कहोगे वे टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन वो कहीं मिलती तो नहीं है, कहीं मिलती दिखाई देती है आपको। ये दो रेखाएं अगर इन पर रेल चल रही है तो ये दो रेखाएं, कहीं ये दो लाइनें मिलती हुई दिखाई देंगी, नहीं। तो जो दो लाइनें कहीं नहीं मिले और उनके बीच का डिस्टेंस समान हो, वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आज का मात्र इतना ही रह लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में, इनकी कंडीशन को लेके आएंगे। ठीक है, इतना, थैंक यू।